हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आज शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये बुक है समसामयिक घटना चक्र भारतीय इतिहास। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। प्राचीन भारत के इतिहास में आज शुरू करते हैं कहाँ से? पाषाण काल से। आज शुरू करते हैं पाषाण काल से। ठीक है, तो पाषाण काल में क्या है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। तीन तरह के काल होते हैं। एक प्रागैतिहासिक होता है, एक आदि ऐतिहासिक होता है, एक ऐतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक काल होते हैं वही काल होते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल वैसे होते हैं जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ या दुर्बोध होने के कारण उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मतलब यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता, इनके लिए इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं और उनको पढ़ा जा सके, तो ऐसे काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता। प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाण मतलब पत्थरकालीन सभ्यता, मतलब पाषाण युग, मतलब पत्थर उस समय जो औजार होते थे पत्थर के बने होते थे, इसीलिए इसे पाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता था। मतलब जितने सारे औजार होते थे या बर्तन होते थे वो जब मेजर क्या होते थे? पाषाण के पत्थर के बने होते थे, इसीलिए इसे क्या गया? पाषाणकालीन सभ्यता कहा गया। तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की है, तो आदि ऐतिहासिक है। कौन है? आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत है। ठीक है। एवं ताम्र सभ्यता। ताम्र सभ्यता मतलब तांबे की सभ्यता, जैसे आहार और जोड़वे आदि आती है। आहार सभ्यता है, जोड़वे सभ्यता आती है। जबकि छठी शताब्दी से पूर्व के आसपास में ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो अगर बात करते हैं कि छठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल हमारा क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो 1863 में हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। कितने चरण में विभाजित किया गया है? तो तीन मुख्य चरण में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण। पूरा मतलब क्या होता है? बहुत पहले, पाषाण युग के बहुत पहले। ठीक है। मध्य पाषाण यानी पाषाण युग का मध्यकाल। ठीक है। नव पाषाण मतलब पाषाण युग का नया काल। अब उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे संस्कृति के आधार पर तीन कारणों में विभाजित किया गया है। ठीक है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में, यहाँ पे कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो है, ठीक है, इसको भी तीन खंड में बांटा जाता है। एक तो पूरा पाषाण, जैसे क्रोड़ उपकरण, जैसे हस्त कुठार, हाँ, हस्त कुठार होता है, खंडक होता है, बिदारणी होता है। ठीक है। मध्य पूरा पाषाण होता है, फलक उपकरण होता है। उच्च पूरा पाषाण काल होता है जिसमें तछनी और खुरचनी, जैसे खुरच के मतलब खुरचनी उपकरण होते हैं जिससे खुरचा जाता है, खुरच के कोई चीज़ को ये किया जाता है, औजार बनाया जाता है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी। पंजाब की सोहन नदी घाटी जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ते हैं, से चापर चपिंग पेबुल संस्कृति के चापर चेपिंग पेबुल संस्कृति को क्या हुए हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे और अतिरम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हैंड एक्स मतलब जो हस्त कुठार होता है, हैंड मतलब हस्त कुठार। ठीक है। हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्या हैं? क्लीवर हैं, फिर क्या है? स्क्रैपर हैं, क्लीवर हैं, क्या है? फिर स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ठीक है। अब यहाँ पे उनके मित्र की बात करते हैं, विलियम किंग। अब उनके जो एक मित्र थे विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं विलियम किंग कहाँ से? अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले हैं। ठीक है। वर्ष 1935 में
वर्ष 1935 की बात करते हैं कि डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज जैसे डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। ठीक है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कितने पुरास्थल प्राप्त हुए हैं? तो 44 हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है। अस्थि मतलब अस्थि से, हड्डी से निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति जो अभी वर्तमान में क्या है, कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित है। फलक की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? तो फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक, यहाँ इस काल में फलक की अधिकता थी। ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण, अब की बात करते हैं, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। कौन से पत्थर से किया गया है? तो क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः क्या था? प्राकृतिक था। प्राकृतिक का मतलब ये पूरी तरह से, मतलब अपने भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड थे। ठीक है, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। हाँ, और उनका भोजन मांस होता था अथवा कंदमूल फल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित होने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। पूरा पाषाण काल में वे अग्नि से परिचित नहीं थे, इस कारण से वे क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। जिस तरह से जानवर भी कच्चा मांस खाते, उसी तरह से ये लोग भी क्या थे? कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव क्या था? शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। शिकारी था और क्या था? खाद्य। इस युग का मानव की बात करते थे। इस युग का मानव क्या था? शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ पाए? तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867, हाँ, और 1868 ईस्वी में जब आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से सेल मैंने क्या होता? पत्थर चित्र में रॉक पेंटिंग खोज निकाली। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार क्या थे? सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार होते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। जो मानव अस्थि पंजर था, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कब प्राप्त होने लगा था? तो भारत में मानव पंजर से सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा था। गुजरात स्थित लंगनाज, यहाँ पे बात करते हैं। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है, यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है, से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों को उल्लेख किया। जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। अब बुचड़खाना की बात करते हैं कि यहाँ पे बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डियों और सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर जन नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहन, राय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा से किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर कितने 41 मानव
सावधान मिले। 41 मानव सावधान ज्ञात हुए। इन सावधानों में 5 सावधान क्या हैं? सावधान मतलब युग्म सावधान है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के हैं। 41 मानव सावधान मिले हैं, जिसमें 5 सावधान युग्म सावधान है, और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। एक मतलब जहाँ पे शव दफनाए गए उनमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, ठीक है। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। शेष सावधान में एक एक कंकाल। इस प्रकार कुल कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो 48 कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ की कवरेज समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। कवरेज छिछली और अंडाकार थी। यहाँ पे जो कवर थी वो क्या थी? छिछली थी और अंडाकार थी, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्राय संख्या 1 से मध्यपाषाण युगीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की स्थितियाँ प्राप्त मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में हुआ, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ में मिले हैं। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, तो बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में मानव शिकार करके मछली पकड़ कर, ठीक है, और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे। मध्यपाषाण में मानव शिकार करके भी करते थे, मछली पकड़ कर करते थे, और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ क्या है? तो उदाहरण है, ठीक है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भारत में कितने से अधिक? 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया, 243 को क्या दिया गया? क्रमांक दिया गया है। और इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो बहुत भीमबेटका गुफा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। वहाँ पे रॉक पेंटिंग मिला है, शैल चित्र मिला है। इन्हें इसको विश्व विरासत सूची में डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पशुपालन कब आया था? मध्यपाषाण काल में हुआ। तो पशुपालन कब आया था? तो मध्यपाषाण। पशु मध्य, ठीक है। पशुपालन कब आया? तो मध्य। अब यहाँ सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का ये बहुत सारे एग्जाम पूछा गया जाता है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कहाँ हुआ? था नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। इसी काल में नवपाषाण काल में ही गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं। कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिलों में स्थित लहुरा देव है। कहाँ है? तो लहुरा देव है, ठीक है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है? उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के इसके पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ था? तो मेहरगढ़ था, जो कहाँ था? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। लेकिन अभी जो नया खोज हुआ है उसमें लहुरा देव को माना गया है। कहाँ माना गया? तो लहुरा देव को माना गया है, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में कहाँ मिले हैं? 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थित स्थल क्या है? कोल्डीहुआ है। कहाँ है? तो कोल्डीहुआ है, ठीक है। इलाहाबाद जिला में जो बेले नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। माना जाता है कि चीन की यांगजी जो नदी है घाटी में लगभग में 7000 ईसा पूर्व के पहले चावल उपजाया जाता था, ठीक है। मक्का, ठीक है, लगभग 6000 ईसा पूर्व।
मक्का, ठीक है। कुपर का प्रथम सच मैक्सिको, म से मक्का, म से मैक्सिको, म से मक्का, म से मैक्सिको में पाया जाता है। बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा 5500 ईसा पूर्व से कहाँ हमारा चीन में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में पाया गया। सरगम कहाँ पाएगा, 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में पाया। सरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में। राई की बात करते हैं तो 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में। जय की बात करते हैं तो 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया, ठीक है। अब यहाँ मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला, तो बुर्ज होम का जम्मू कश्मीर में हुआ। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला, तो बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गर्थ आवास के साक्ष्य भी, गर्थ आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। गर्थ आवास के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। डी टेरा और पीटरसन ने की थी। गुफर काल कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफर काल, यहाँ पे गुफ कराल जो है कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल कश्मीर स्थित में क्या है, नौपाषाणिक काल। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है, गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। कराल मतलब कुम्हार और गुफा, ठीक है, कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। अब चिरांद है बिहार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद बिहार के कौन सा जिले में, ये आपके बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपाषाण काल क्या है, नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद से कौन सा, नवपाषाणिक, ठीक है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं हिरण के सींगों से निर्मित है, हिरण के सींगों से निर्मित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की है। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले, जो नवपाषाण कालीन पुरास्थल है उससे राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से जो भी राख के टीले मिले हैं, पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से राख के जो भी टीले मिले, ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी सूर्य के जल अवशेष है। मौसमी सूर्य के क्या है, जल अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। आग का उपयोग, यहाँ पे आग का उपयोग क्या है, नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का उपयोग क्या है, नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आग का भी खोज नवपाषाण युग में हुआ था। खाद्यान्नों का उत्पादन भी नवपाषाण में हुआ था। पशुपालन का हुआ था मध्यपाषाण में आया था, ठीक है। धातुओं में सबसे पहले किसकी खोज हुई, तो तांबे का प्रयोग हुआ था, कॉपर का प्रयोग हुआ था, ठीक है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ मतलब पत्थर का भी औजार यूज हुआ, तांबे का उपकरण भी यूज होता है। इस कारण से ताम्रपाषाणिक यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है ताम्रपाषाणिक मतलब ताम्र मतलब तांबा, पाषाण वाला हाँ पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की व्यवस्था, पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की व्यवस्था, पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की व्यवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ, भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं, ठीक है। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। यहाँ पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलोंद। आहड़, बालाथल, बगोर, ओजियाना एवं गिलोंद ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। ये पुरास्थल कहाँ है, बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास घाटी में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बंती है। यहाँ पे आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्बंती अर्थात तांबा वाली जगह है। अतः आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्बंती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलोंद, बालाथल,
ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा ले गया है। आहोर आहार के पास गिलियन में मिट्टी की इमारत बनी है, ठीक है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलियन में क्या मिला है? तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलियन में क्या मिले हैं? तांबे के टुकड़े मिले हैं। अब यहाँ पे कहते हैं आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। आहार संस्कृति जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व है अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं इस पर लेप के ऊपर सफ़ेद रूप से चित्रकारी गई कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण मतलब काला, लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक परिस्थल है। नवदा टोली, अगर नवदा टोली की बात करते हैं तो नवदा टोली मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक प्रस्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एस.डी. संकालिया ने किया था। इसका उत्खनन किसने किया था? एस.डी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी बाँस फूल के बने चौकोर, यहाँ से मिट्टी बाँस फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्णन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कायथा संस्कृति की बात करते हैं। तो कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी-छोटी हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई, जो अत्यंत छोटी-छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति बात करती है अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियाँ किलाबंद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद। पुणे जिले में क्या है? चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका। ये भी सभी प्रस्थल जौरवे संस्कृति के हैं। की संस्कृति के तो जौरवे संस्कृति है। किसकी संस्कृति के? तो जौरवे संस्कृति। अब तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। गोदावरी का देमाबाद क्या है? सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है। कितने में फैला है? तो 20 हेक्टेयर में फैला है, ठीक है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते हैं। नेवासा जौरवे संस्कृति स्थल से पटनस का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार, यहाँ पे टोटीदार पात्र परंपरा जौरवे संस्कृति की विशेष पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जौरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनामगम आदि प्रस्थलों में मृतकों की अस्थि कलश की बात करते हैं। तो मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण सभी अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चात के अवस्थान 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिले हैं। 5 कमरों वाला एक मकान में जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक गाँव हैं। अनेक खबरें पाई जाती है। ये बस्ती क्या है? किलाबंद है और खाई से घिरी है, ठीक है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते हैं। कहाँ रहते थे? पश्चिम छोर पर रहते हैं। जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहते थे। जो सरदार इनके थे उन प्राय केंद्र में रहते थे। यहाँ से अन्नागार भी मिला है, ठीक है।
पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा अगर पूर्वी भारत में बात करते हैं तो गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजर ढीवी और बीरभूम जिलों में महिसादल उल्लेखनीय है। ताम्रकालीन स्थल है, ठीक है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाए हैं, वे बिहार के सेनुआर हैं। बिहार का कहाँ है? सेनुआर है, सोनपुर है, ताराडी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैरडी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहाँ है? खैराडी है और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टीटी वाले क्या है? तो जलपात, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र। अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन एवं कृषि कार्य करते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हैं। मुख्य अनाज क्या है? तो गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे। यहाँ पे जो मुख्य अनाज था गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ताम्रपाषाण युग के लोग ताम्रपाषाण युग में जो लोग होते थे, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष होते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्जाइट जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटिकाएँ बनाते हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटिकाएँ बनाते थे। वे लोग कताई और बुताई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलीकियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल के रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूने बनाने वाले और खिलौने की मूर्ति बनाने, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इनाम गांव में मातृदेव की प्रतिमा भी बनी है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है, ठीक है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के वृषभ मृत्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ यहाँ पे जो सार था वो धार्मिक पथ का प्रतीक था। यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो चंदौली जगह था और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार बनाकर उन्हें दफनाया गया है। तो पश्चिम महाराष्ट्र में अगर कोई जो शवागार मिले हैं उनमें बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों में कब्रों के सामान में कुछ बर्तन मात्र हैं, ठीक है, कुछ में बर्तन रखा हुए हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता है। तो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण, जबकि दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उल्टा हो जा रहा है कि यहाँ पे दक्षिण भारत है, साउथ में है तो पूर्व पश्चिम है, यानी दक्षिण को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ महाराष्ट्र है तो यहाँ उत्तर दक्षिण है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि यहाँ दक्षिण भारत है तो पूर्व पश्चिम में है, ठीक है। जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फ्रैक्शनल वरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगोरिया में प्राप्त हुए हैं। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन हैं। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलिया जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हर पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्धि खानों के निकट पड़ता है, ठीक है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगलन, कल्लू, मलकी हलूर आदि से ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा
कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक साक्ष्य मिला, ठीक है। भारत में अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के विभाग के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने क्या किया कार्यभार। अब यहाँ लॉर्ड कर्जन के समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को प्रथम इसका महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। अब यहाँ पे प्रश्न कोश की बात करते हैं तो प्रश्न कोश की बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस एक ये क्वेश्चन पूछा है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस क्या थे। तो रॉबर्ट ब्रूस थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस क्या थे। तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण काल वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। वो क्या तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। अब यहाँ पे कोपेनहेगन जो संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण जो बांटा गया है, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया? तो थॉमसन ने। तो यहाँ डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तो बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं तो वह स्थान है। तो दो जगह मिला था, आदमगढ़ और भगोड़। तो आदमगढ़, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। आदमगढ़ कहाँ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से और सराय नाहर राय। तो यहाँ पे मध्यकालीन जो मगधा जगह था उत्तर प्रदेश का, मगधा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो जी आर शर्मा मगधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटत है। बूचड़खाना जो संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे भारत में मध्य का पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नहर से मगधा से। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है। सराय नहर राय से और मगधा से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताएं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। कहाँ मिले हैं? तो हमने पढ़ा था तो दमदमा से मिले। कहाँ मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं, ठीक है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मगधा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से
कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। एक समाधान में 3 मानव कंकाल मिले हैं, एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, समाधान एक एक कंकाल के मिले हैं। तो कहाँ आंसर क्या होगा? दमदमा। एक आंसर क्या होगा? दमदमा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो दमदमा से। ठीक है, खाद्यान्नों की अभियान में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्न कहाँ हुआ था? तो नवपाषाण में। ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य को कृषि कर्म से परिचित हुआ। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनाकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ? तो नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज क्या था? तो जौ था। ये भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। यूपीपीसीएस की बात करते हैं। 1997 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आधुनिक मानव समाज द्वारा जो अभी है, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। तो पहला क्या है? जौ, फिर गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, sorghum है, राई है, जई है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। अनाजों के जो पौधे थे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाए हैं। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो यानी बारलेक 8000 के ईस्वी के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा के आसपास गेहूँ भी उपजाया जाने लगा। 8000 ईसा के पास गेहूँ भी। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम, अब क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। कौन था? जौ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पे कोल्डिहिवा है, लोहरा देव है, मेहरगढ़ है, टोकवा है। तो पहले क्या होता है? तो मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन नवीनतम साक्ष्य के अनुसार नवीनतम जो खोज हुआ तो कहाँ से हुआ? लोहरा देव से हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। संत कबीर नगर जिले में कहाँ है? तो लोहरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है? मेहरगढ़ है। कहाँ है? तो मेहरगढ़ है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कहाँ है? मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिवा है। ठीक है, इलाहाबाद जिले की बेले नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसे के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में अभी विकल्प में लोहरा देव रहता है। अगर लोहरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प में वही हुआ, किंतु लोहरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भाषा कहाँ होगा? तो मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। हाँ, अभी बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो बीपीएससी में ऑप्शन ई भी रहता है। तो इसमें थोड़ा देखेंगे कि बीपीएससी लोहरा देव को मानता है या मेहरगढ़ को मानता है। ठीक है,
अभी ये क्वेश्चन फिर पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम संच कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नवपाषाणिक में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थानों पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक मिले हैं? तो फिर क्या आंसर होगा? मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है और लाहौरा देवी इंपॉर्टेंट है। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन और कृषि के साथ प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में ये 64 बीपी से 2018 में पूछा गया था कि भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर आया था? अंजीरा में, दमदार सदा से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो आंसर क्या होगा? डी, मेहरगढ़ से, ठीक है। उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व में, जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा का प्राचीनतम तिथि क्या है? 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? तो बगौर से मिले। कहाँ मिले? तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो बगौर से मिले। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य की बात करते हैं तो पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिलों में स्थित बगौर से मिलते हैं। भीलवाड़ा जिले में स्थित कहाँ से मिलते हैं? तो बगौर से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो चालकों में तांबा। तो आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाणी का आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाणी है। 44 बीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न से किस पूर्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस एक पूर्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान के स्थित पूर्व स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन एसडी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली कहाँ है? अभी मध्य प्रदेश में। नवदा टोली अभी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एसडी सांकलिया ने किया था। एसडी सांकलिया ने कराया था, ठीक है। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई, ठीक है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। यूपी बीसीएस में पूछा है। नवदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नवदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि सन्यासी गुफाओं के रूप में मृतक को दफनाने के स्थान में मंदिर के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी, मृतक को वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कहा जाता है कि नवपाषाण युगीन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथ कहा जाता है, नाम से जाना था। इसमें इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैंट सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ हैं, ठीक है। राग का टीला निम्नलिखित में से किस पूर्व नवपाषाणी काल से संबंधित है? राग का टीला तो यहाँ के बुद्धि हॉल है, संगन कल्लू है, कोल्डिहुआ है, ठीक है। कोल्डिहुआ है, ब्रह्मगिरी है। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेलाड़ी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूर्वस्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। तो राग का टीला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो राग का टीला कहाँ प्राप्त हुआ है? तो राग का टीला कहाँ पर, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणी की भी इम्पोर्टेंट नौपाषाणी कहाँ है? तो संगन कल्लू, संगन कल्लू, ठीक है। अब भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताया था गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के जो रॉक पेंटिंग के लिए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरे गए हैं, जिनमें हाथी, सांबा, हिरण आदि के चित्र। अब तो लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ 26 में से क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? तो भीमबेटका है। कौन है? भीमबेटका है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। भीमबेटका का है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो यहाँ अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्ला कहाँ है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुआ है? तो भीमबेटका से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। कहाँ हुआ? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये आंसर क्या होगा? वी.एस. वांकांकर, ठीक है। वी.एस. वांकांकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में हुई थी, में वी.एस. वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र, जो भीमबेटका रॉक पेंटिंग है, उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो इस ये भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है, जो शैल चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड पात्र, मृदभांड मतलब जो जो घड़े होते हैं, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था पहला हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा, गंगा यमुना के जैसे गंगा यमुना है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संबंध उस संस्कृति के साथ होते हैं जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण ने गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया, ठीक है। बीबी लाल ने एक प्रख्यात ज्ञात इतिहासकार थे। इन्हें वर्ष 1955 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया, वहीं से इसका नामकरण हुआ, ठीक है, हस्तिनापुर। अब यहाँ पे ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना के रखते थे? तो आपको बताया था कि महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र में क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर और पश्चिम जो दक्षिण, यहाँ पे क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर। दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को जौरवी संस्कृति के निवास है। दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इमामगंज आदि प्रवाह स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कब्र में क्या है? मिट्टी की हड्डियाँ मिली हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ मिली हैं और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का सावधान भी मिला है? निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये क्या है? बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ पे कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरझोम से नवपाषाणी अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी सावधान प्राप्त हुआ है। गड्ढों वाला घर भी यहाँ में यहाँ की प्रमुख विशेषता है, मतलब गड्ढे में घर बनाया जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का सच मिला है? तो उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, क्या है? बुरझोम। क्या है? बुरझोम, ठीक है। अब यहाँ पे गर्थ हाउस के बताएं। गर्थ हाउस यानी
गर्त, गर्त में तो गड्ढा, गड्ढा में घर के साथ कहाँ मिले हैं, तो ये भी कहाँ मिला है। बुरजम, बुरजम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बुरजम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। विंध्य क्षेत्र के किस शिवालय शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, लेखिया। ये क्या है, लेखिया। डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक, यहाँ पुरातत्व विमर्श के अनुसार, डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलान्यास शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य का पाषाणिक लघु पाषाण उपरोक्त के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश छत विच्छेद अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 36 में क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया। इसका आंसर क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता चरण का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का कहता है चरण था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नीचे दिए गए। तो इसमें एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, तथा रीजन जो है सेशन को सही व्याख्या करता है। रीजन जो कारण है वो स्टेटमेंट को सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये यूपी आरओ और ये इलाहाबाद आरओ का मेंस में 2016 में क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ते कि जी आर शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्या कहते प्रवास किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 37 में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संचालन कार्यालय है। तो ये क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का नहीं है, पर्यटन का नहीं है, मानव संसाधन विकास का नहीं है, किसका है, तो संस्कृति का है। ये किसका, झारखंड पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जन्म अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे पीसीएस में ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है।